गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर है 6 विश्व मानव अधिवास। हमने इससे पहले मानव जो अधिवास हैं वो कितने टाइप्स के हैं, अस्थायी अधिवास क्या है, स्थायी अधिवास क्या है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हमारा जो है अधिवास के दो वर्ग बनाए हुए हैं, ग्रामीण और नगरीय अधिवास। उसमें अधिवास का जो फर्स्ट वर्ग है ग्रामीण अधिवास, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ग्रामीण अधिवास नाम से वाकिफ हो रहा है कि ग्रामीण यानी गांवों में जो मानव बस्तियां बसी हुई हैं, जो अधिवास बने हुए, मकान बने हुए हैं, वे किस प्रकार से बने हुए और वे किस प्रकार से और कैसे बने हुए हैं, तो इसके बारे में हम ये इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए आप कि ग्रामीण अधिवास जो कि पूर्णतः किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय होता है। प्राथमिक व्यवसाय के अनुसार ही मकानों का निर्माण किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय निर्भर होते हैं। इस कारण से इनका जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो भी वहीं से प्राप्त होता है। आसपास के गांव के अंदर जो प्राथमिक व्यवसाय हो रहा है, उन व्यवसायों से ही कच्चा रॉ मटेरियल प्राप्त करके ये अपने बस्तियों का निर्माण करते हैं, मकानों का निर्माण करते हैं। फिर चूंकि पशुचरण का कार्य भी करते हैं, कृषि का भी करते हैं, तो कृषि की उपज प्लस पशुओं को रखने के लिए भी ये मकान घेर अपने काफी क्षेत्र में एक बाड़ा जिसको बोलते हैं या एक कच्ची चार दीवारी घेर के रखते हैं, जिसके अंदर ये अपनी उपज का और पशुओं को स्थायी तो प्रदान कर सके। ये तो बात हुई आपके ग्रामीण अधिवास। अब ग्रामीण अधिवास के जो प्रकार हैं, यानी ग्रामीण अधिवास जो बस्तियां बसाई जाती हैं, तो बस्तियां किस किस टाइप से बसती हैं, तो इसमें देखें आप कि ग्रामीण अधिवास जो है उसके प्रकारों में पहला आपका है सघन एवं गुच्छित अधिवास। सघन एवं गुच्छित अधिवास। सघन एवं गुच्छित अधिवास। यानी ऐसे अधिवास जो समतल मैदानों में बसते हैं, जो प्लेन सरफेस समतल जमीन है, उस जमीन पर ऐसे अधिवास बसाए जाते हैं। ये खेतों के मध्य किसी ऊंचे स्थान पर भी हो सकते हैं। ये सभी बिल्कुल ही नजदीक बने होते हैं। मकान जो है वे सारे इस टाइप से होते हैं, बिल्कुल पास है। ये मकान जो है वो बिल्कुल पास होते हैं। इस प्रकार से इसको कह सकते हैं गुच्छे के रूप में। उसके अलावा जो मकान जो है उन मकानों में जो लोग रहते हैं वे आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं और उनमें अच्छा हम कह सकते हैं सामंजस्य होता है, सामाजिक सामंजस्य होती है उनके बीच में, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पास होते हैं तो उनमें रोजाना वस्तुओं का आदान प्रदान हो, बातचीत का हो या सांस्कृतिक परिवेश का हो, ये सब उनके अंदर नियमित तौर पर चलता रहता है। उसके अलावा इन आवासों की जो संख्या होती है वो 40 से 50 के बीच में होती है। 40 से 50 जो मकान है वे पर्टिकुलर किसी जगह पे बने हुए हैं, तो इस प्रकार से गुच्छे के रूप में वे सेटल रहता है, कार्य करता है। उसके अलावा ये जो संसाधन है, आसपास के संसाधन, उन संसाधनों से ही अपने इन भवनों का निर्माण करते हैं, मकानों का निर्माण करते हैं। ऐसे जो हमारे ये जो मकान है, ये जो ऐसी बस्तियां हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, तो हम देखते हैं इसमें कि ये गंगा और सतलज का मैदान
गंगा और सतलज के मैदान के अंदर ये बस्तियां पाई जाती हैं। साथ ही ये मालवा का पठार, मालवा का पठार और विंध्य पठार, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, इन इलाकों में ये सघन उच्च अधिवास पाए जाते हैं। विशेषताओं में बिल्कुल घर नजदीक नजदीक होते हैं, उनमें आपस में मेल जोल होता है। साथ ही आसपास के संसाधनों से ये अपनी बस्तियों का निर्माण करते हैं, मकानों का निर्माण करते हैं। तो ये तो आपका सघन उच्च अधिवास। फिर आपका अगला नंबर आता है पर्यटन और एकांकी अधिवास। पर्यटन एवं एकांकी अधिवास, ये अधिवास कैसे होते हैं? तो पर्यटन एवं एकांकी का मतलब यहाँ सबसे पता चल रहा है कि एकांकी का मतलब अकेला, सिंगल ऐसा अधिवास जो दूर दूर बने हो, एक मकान यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना, तीसरा वहां बना हुआ, इस प्रकार से दूर दूर बने हुए। और अक्सर ऐसे आवास कहाँ बनाए जाते हैं? ये आवास खेतों के अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे आपका खेत है, उस खेत में आपने एक जगह आपने झोपड़ी बना दी या मकान बना दिया, तो दूसरे अपने खेत के अंदर बनाएगा। तो जाहिर सी बात है खेत का जितना क्षेत्र है उस व्यक्ति का, उसको छोड़ने के बाद जो अगला क्षेत्र शुरू हो रहा है उसमें वो अपना कहीं मकान बनाएगा। इस प्रकार से दो मकानों के बीच में काफी दूरियां होती हैं। क्या विशेषता होती है? तो आवास एक दूसरे से दूर होता है। साथ ही एकांकी व्यक्ति जो है वो एकांकी रूप में रहता है। व्यक्ति जो है वो अलग अलग रहते हैं, उसका परिवार यहाँ रहता है, दूसरे व्यक्ति का दूसरा परिवार उसके खुद के खेत के अंदर बने मकान में रह रहा है। तो इस प्रकार से ये काफी दूर दूर होते हैं। व्यक्ति इसके अंदर स्वतंत्र जीवन यापन करता है, फ्री रहता है, वो अपने विचारों से फ्री रहता है, अपने मकान को लेके वो फ्री है, अपने सामाजिक सरोकार के लेके फ्री है वो, ठीक है। और एक दूसरे से सहयोग की भावना इसके अंदर कम होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से सहयोग की भावना, क्योंकि गुंचित बस्तियों में तो बिल्कुल पास मकान है, इसके अंदर मकान जो है वे काफी दूर दूर है, इसलिए उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, जो सहयोग है, उसकी भावना गुंचित बस्तियों के मुकाबले कम पाई जाती है। जान पहचान तो होती है लेकिन उतना उनमें अपनात्व नहीं होता है जितना उन गुंचित बस्तियों में होता है। फिर आप देखिए कि कृषि में संलग्न जो जातियां हैं उनमें थोड़ा सा एक सामाजिक डिसऑर्डर होता है, ऊंच नीच की भावना उनके अंदर पाई जाती है। जाहिर सी बात, जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन है, जो जितना ज्यादा पैसे वाला है वो अपना उच्च समझेगा, जिसके पास कम जमीन है या कम पैसे वाला है उसको वो नीचा समझेगा। तो ये भावना उनके अंदर पाई जाती है। कारण क्या है? क्योंकि एक दूसरे में सहयोग की कमी है। उसके बाद ये जो बस्तियां जो है, ये बस्तियां कहाँ फैली हुई है? तो देखिए आप, ये बस्तियां संयुक्त अमेरिका में, कनाडा के प्रेरी प्रदेश, संयुक्त अमेरिका, कनाडा का प्रेरी प्रदेश और एशिया के स्टेप मैदान। एशिया के स्टेप मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, यहाँ पर ये बस्तियां बसी हुई है। उसके अलावा राजस्थान में भी राजसमंद है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है। राजस्थान में बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर,
राजसमंद। इन इलाकों में ये ऐसी बस्तियां पाई जाती हैं जो पर्यटन या एकांकी निवास कहलाती हैं। फिर हमारा अगला है आपका मिश्रित अधिवास, मिक्स अधिवास जो होते हैं। तीसरा आपका आ रहा है मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास वे अधिवास जो मिश्रित का मतलब कैसे अधिवास जो किसी परिवार की जैसे संख्या में वृद्धि हो गई है तो उन्होंने अपने बच्चों को कहीं दूर भेज दिया है या अपने पास और मकान बना के दे दिए, तो इस प्रकार से उनसे जो क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता है और ये ऐसे कारक होते हैं, कारक की वजह से धीरे धीरे जो हम कह सकते हैं कि अर्धसंघ है, कहीं दूर दूर है, इसका स्ट्रक्चर हम इस टाइप से समझ सकते हैं मिश्रित का। ये मकान बने हैं, फिर थोड़ा सा दूरी पे ये इस प्रकार से बने हैं ऐसे। यानी कहीं सदन है तो आगे जाकर से विरल है, इस प्रकार से एक ग्रुप है जो ये मकान बने हुए हैं या फिर मिश्रित अधिवास कहलाते हैं। उसके बाद अगला है आपका पल्ली, या ये कहां पाए जाते हैं तो राजस्थान के अंदर ये सांगोर, कोटा तहसील का खुर्द गांव, राजस्थान में ये सांगोर तहसील है कोटा में, उसका खुर्द गांव ऐसी बस्तियों का उदाहरण। फिर बात करते हैं पल्ली या पुराना अधिवास। पुराना पल्ली या पुराना अधिवास, देखो पल्ली या पुराना अधिवास क्या है, तो इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं वो आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं। आवास तो होंगे एक दूसरे से अलग लेकिन बस्ती एक ही होगी, ठीक है, इसलिए सबका नाम एक रहता है जो अलग अलग भागों में उसको बांटा रहता है। जैसे मान लो कि कुछ बस्तियां यहां बसी हुई कुछ यहां बसी हुई है तो क्षेत्र एक ही, कुछ यहां बसी हुई कुछ बस्तियां बसी हुई है तो क्षेत्र एक ही, ठीक है, लेकिन बस्तियां जो है वे अलग अलग हैं, इसलिए हम इनको पल्ली या पुराना आदिवासी नाम से जानते हैं। पर्वतीय प्रदेशों की निचली घाटियों में ऐसी बस्तियां बसती हैं। अब आपके आते हैं ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप। अब ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों में पहला देखो आप, पहला आ रहा आपका रेखीय प्रतिरूप।
ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप। पहला है रेखीय। रेखीय प्रतिरूप। तो रेखीय प्रतिरूप क्या होता है? जब किसी सड़क मार्ग, रेल मार्ग या पैरेलल कोई भी अगर नदी है, नहर है, घाटी है, उसके समानांतर बस्तियां जब बस जाती है तो उनको हम रेखीय प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। जैसे ये कोई सड़क है, और भाई सड़क के दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ इस प्रकार से बस्तियां बस गई, चूंकि एक इसमें एक रेखा के समान, एक रेखा के रूप में बसी हुई नजर आ रही है, इसलिए हम इनको रेखीय प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। इनको हम रेखीय प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। फिर अगला आपका आता है त्रिभुजाकार, तीर्य प्रतिरूप। अगला आपका है तीर्य प्रतिरूप। तीर्य प्रतिरूप ये क्या होता है? तो आप देखें कि नदी के किसी अंतरिक्ष के शीर्ष पे, नदी के विस्तर के सारे दो आग के बीच जो क्षेत्र विकसित होता है, वहां पे तीन प्रतिरूप के समान बस्तियां बसती हैं। हम कह सकते हैं इसको कि ये क्षेत्र से जो क्षेत्र है उसके जो तीन आकृति में वसील होती है। तीनों आकृति में बस्तियां बसी होती है, तीर्य प्रतिरूप इसको बोलते हैं। अगला है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप, ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप नदियों और नहरों सड़कों का जहां संगम होता है, नहरों का जो दो नहरें आकर आपस में मिल रही है, नदियां मिल रही है, तो वहां जो उनका संबंध जो कटान बिंदु है वहीं पर ऐसे त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। जैसे ये नहरें आपस में मिल रही है।
नहरें ये इस प्रकार से आपकी मिल रही है। तो यहां पर जो निर्मित हो रही है बस्तियां, या आपकी त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहलाती है। फिर इसी प्रकार से अगला है आपका आयताकार चौपट्टी प्रतिरूप। चौपट्टी प्रतिरूप, इस प्रतिरूप में हम इसको किसी के साथ समझ लेते हैं। नहरें अगर इस प्रकार से हैं, कटान या रस्ते कटान में है, नहरें या रस्ते कटान में है, नहरें या रस्ते कटान में है, तो इसके आसपास यहां पे जो ये बन रहा है आवास, ये जो आवास है यह आपका आयताकार आवास या आयताकार प्रतिरूप है। ये जो प्रतिरूप कहलाएंगे ये आपका आयताकार कहलाएंगे, जो किसी नहर के कटान बिंदु पे आयताकार अवस्था में बसते हैं या फिर सरोवर के कटान बिंदुओं पे बसता है। फिर अगला अब देखिए आप अगला है आपका आर्य प्रतिरूप। आर्य प्रतिरूप क्या होता है? जब किसी गांव के अंदर जब बहुत सारे रास्ते एक ही जगह आकर मिल जाते हैं, बहुत सारे रास्ते जब एक ही जगह आकर मिल जाते हैं और इसके किनारों पे, इन रस्तों के किनारों पे इस प्रकार से बस्तियां बस जाती हैं। इनके किनारों पे इस प्रकार से बस्तियां बस जाती हैं, तो ये आपका आर्य प्रतिरूप कहलाता है। ये बस्तियां इस प्रकार से आकर बस जाती हैं, तो ये आपका आर्य प्रतिरूप कहलाता है। फिर अगला आपका आ रहा है वर्ताकार प्रतिरूप। वर्ताकार तो आर्य प्रतिरूप के समान ही ये है, आर्य प्रतिरूप के समान ही, फर्क इतना सा है कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र इसके अंदर
जहां कटान बिंदु आकर मिल रहे हैं, और वर्ताकार में एक अगर कोई जलाशय है, कोई जलाशय है, तालाब भी हो सकता है, तो इस जलाशय के किनारे किनारे जो बस्तियां बस जाती हैं, किनारे पे जो बस्तियां आपकी बस जाती हैं, वो आपका वर्ताकार प्रतिरूप कहलाता है। इस प्रकार से जो बस्तियां आपस में बस जाती है, ये तालाब के किनारे वगैरह जो होते हैं, उन किनारों पे ये इस प्रकार से झीलों के किनारे वगैरह बस जाती है, तो इसको हम वर्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। फिर अगला आपका आता है तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप जाहिर सी बात है, तारा प्रतिरूप इसी के समान होता है कि जो रास्ते इस प्रकार से आपकी कटान में मिल रहे हैं या नए रास्ते निकल रही है, तो इनके किनारे किनारे पे जो बस्तियां बसती हैं वो आपका तारा प्रतिरूप। इस प्रकार से ये बस्तियां बस रही है, तो ये आपका तारा प्रतिरूप कहलाएगी। ये सेटल हो जाती है इसी प्रकार से। उसके अलावा पंखा प्रतिरूप, तो देखो कि जब किसी गांव के केंद्रीय स्थित के चारों ओर जब मकान बन जाते हैं, उसके बाद बस्ती का विकास सड़क के किनारे किनारे रेख के प्रतिरूप में होना शुरू हो जाता है, तो उसे हम पंखा प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। पंखा प्रतिरूप यानी ये गांव है, इस गांव का केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनते रहते हैं, इस गांव के केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनते रहे। अब सड़क के किनारे किनारे मकान और बन जाता है। सपोज करें कि यहां से सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है, ठीक है, इसके किनारे किनारे मकान बन चुके हैं और ये सड़क गुजर रही है। तो आप देखें यहाँ पे बस्तियां बसेंगी, जो सड़क के किनारे भी बस्ती है। इस प्रकार से जो एक आकृति का निर्माण होता है, यह आपको पंखा प्रतिरूप के नाम से जानी जाती है। फिर अगला है अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप के लिए किसी प्रकार से कोई फिक्स आकार न बनकर वो किसी भी एंगल से, किसी भी साइड से वो बढ़ सकता है, उसका आकार कोई फिक्स नहीं होता है। अनियमित प्रतिरूप अनियमित प्रतिरूप, इसके अंदर बस्ती इस साइड से बढ़ गई, इस साइड से बढ़ गई, इस साइड से बढ़ गई, ऐसे बढ़ गई, ऐसे बढ़ गई, यानी किसी प्रकार से इनका कोई एंगल फिक्स नहीं है, कोई भी आकृति सही नहीं बन रही है, किसी प्रकार कोई मतलब हमें दूसरे आकृति जो है वो आकृति फिक्स नहीं होकर टेढ़ी मेढ़ी बढ़ती जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं अनियमित आकृति होती है। क्योंकि इसमें सड़कें कैसी होती है, घुमावदार होती हैं, संकरी होती है, तो जाहिर सी बात है कि जो मकान बनेंगे किसी फिक्स पैटर्न में न बनकर या बस्तियां बसती है, तो ये आकार कैसा होगा, अनियमित हो गया। न पंखे का बन रहा, न तीरे बन रहा, न रेखे बन रहा, न हरिये बन रहा, किसी प्रकार से इसका कोई आकार फिक्स न हो रहा है। फिर अगला है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। तो सीढ़ीनुमा प्रतिरूप जो बनते हैं वे हमेशा पर्वतीय ढालों पर बनते हैं। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप ये पर्वतीय ढालों पर बनाए जाते हैं। और अगला है मधुछत्ता। ये मधुछत्ता गुंबदनुमा झोपड़ियां जो होती हैं, जो टोडा जनजाति वगैरह जो है अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जुलू लोग, ये इस प्रकार से जो अपनी जगह जगह झोपड़ियां जो बनाते हैं, उन झोपड़ियों की आकृति रूप से ऐसी लगती है जैसे कोई मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता हो। तो इस प्रकार से ये आपकी ग्रामीण अधिवास के प्रकार हो गए और प्रतिरूप हो गए।
अब अगला हम जो चैप्टर करेंगे वो आपका टॉपिक रहेगा ग्रामीण अधिवासियों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स क्या क्या खड़ी होती है इनके अंदर, कौन सी समस्याएं होती है, उसके बारे में नेक्स्ट सब पढ़ेंगे।